जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो जैसा कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान ज्योग्राफी हमने आपको कहा था। तो राजस्थान इतिहास का हम टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। राजस्थान इतिहास में हम सबसे पहले राजस्थान इतिहास की जो पहला प्रथम जो चैप्टर है, प्रथम जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा था? राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी कि हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे वो स्रोत हमें कहाँ से मिले, कहाँ कहाँ से हमें इनके प्रमाण मिलते हैं, वो चीज हम पढ़ रहे थे। और देखिए, कोई भी टॉपिक बीच में से पढ़ोगे, कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप फर्स्ट लेक्चर से पढ़िए। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा एक से शुरुआत से पढ़नी चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए आप या तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर, जो राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर वहां से आराम से पढ़ सकते हैं एक क्लास से हमेशा। ठीक है। और तो अब हम जो फर्स्ट क्लास में शिलालेखों के बारे में पढ़ रहे थे, तो राजस्थान के 2 शिलालेखों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अभी हम आज राजस्थान के तीसरे शिलालेख की बात करते हैं। राजस्थान का तीसरा शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा? घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख कहाँ है? घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पे है? घोसुंडी का शिलालेख, एक तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, कब का है ये शिलालेख? कब का है? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का। कौन सी? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का, ईसा पूर्व सेकंड सेंचुरी का। ठीक है। घोसुंडी का शिलालेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का। कहाँ पे है घोसुंडी गांव? नगरी चित्तौड़गढ़ में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। घोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो इसको खोजा किसने है? खोजा गया था इसको किसके द्वारा? खोजा गया था कविराज। कविराज ये उपाधि है इनकी, इनको कविराज की उपाधि दी जाती है। कविराज श्यामल दास ददवाड़िया। किसके द्वारा? ददवाड़िया। कविराज श्यामल दास ददवाड़िया। तो पढ़ा किसके द्वारा गया था? पढ़ा गया था, देखिए एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर डी आर भंडारकर। किसके द्वारा? डॉक्टर डी आर भंडारकर द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया था? डॉक्टर डी आर भंडारकर द्वारा। तो राजा सर्वतात द्वारा एक तो अश्वमेध यज्ञ वह विष्णु मंदिर, और जो विष्णु मंदिर है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है यहाँ का। राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ व विष्णु मंदिर की 4 दीवारी। राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने की जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा और क्या प्राप्त होता है इससे? और इसका ध्यान रखना, विष्णु मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर नगरी चित्तौड़गढ़ में ही है। ठीक है। और इसके बाद में एक तो भागवत व वैष्णव संप्रदाय राजस्थान में भागवत व वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण या जानकारी किससे प्राप्त होती है? सबसे प्राचीन राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय के प्रमाण की जानकारी घोसुंडी के शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है। आज में नेक्स्ट शिलालेख नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख और नगरी का शिलालेख। और नगरी का प्राचीन नाम क्या है? नगरी का प्राचीन नाम है, नगरी का प्राचीन नाम था मध्यमिका। ठीक है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। नगरी का शिलालेख कहाँ है? नगरी, और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी का शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में। भाषा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, भाषा संस्कृत में
लिपि, नगरी शिलालेख की लिपि नागरी लिपि। ठीक है, नगरी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में, और नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका, इसकी भाषा संस्कृत, लिपि नागरी। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख है, यज्ञ का उल्लेख, पूजा का उल्लेख। वर्तमान में यह संग्रहालय आपको देखना हो तो उदयपुर में संग्रहित किया गया है, उदयपुर में है। तो वर्तमान में ये कहाँ पे है? वर्तमान में यह है शिलालेख, वर्तमान में शिलालेख कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है, उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित। ठीक है, नगरी का शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में अंकित किया हुआ है। और भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह कहाँ संग्रहित है? उदयपुर में संग्रहित है। और कब का है ये शिलालेख? ईसा पूर्व, वही ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का। ये और गोसुंडी का शिलालेख एक के हैं, क्योंकि वो भी चित्तौड़गढ़ में है, नागरी में, और ये भी वही है, पास पास में। ठीक है, और ये वही विष्णु मंदिर का उल्लेख करता है, वो वही जो गोसुंडी के शिलालेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख किया गया है, उसी विष्णु मंदिर की बात कर रहा है। और ईसा पूर्व, वही ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का। कब का? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा? नेक्स्ट है नांदसा यूप का स्तंभ लेख, नानसा युग का स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो स्तंभ, किसी स्तंभ या किसी स्तंभ बोलते हैं, जैसे किसी खंबे वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का, किसी स्तंभ लेख के पास, स्तंभ लेख के पीछे लिखा हुआ। कब का है? 168 ईसा पूर्व का। कब का? 168 ईसा पूर्व का, सॉरी 1। नेक्स्ट है नांदसा यूप का स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता है? जैसे किसी खंबे या स्तंभ के पीछे लिखा हुआ है कोई लेख, स्तंभ लेख। कब का है? 168 ईस्वी का, 168 ईस्वी का। राजा सोम द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा सोम द्वारा निर्मित, राजा सोम द्वारा निर्मित। यूप क्या होता है? यूप शब्द, यूप, जैसे किसी लेख में, किसी स्तंभ लेख में अगर किसी यज्ञों का वर्णन किया जाता है तो उसे यूप कहते हैं, जिसमें यज्ञों का वर्णन होता है उसे यूप कहते हैं। नानसा यूप का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। नानसा युग का स्तंभ लेख कब का है? 168 ईस्वी का, और राजा सोम द्वारा बनाया गया है। अब इसमें मैंने कहा था यूप में किसकी यज्ञों के बारे में होता है, तो उत्तरी भारत में पौराणिक युग में, उत्तरी भारत के पौराणिक या प्राचीन युग में किसकी? यज्ञों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी कौन देता है? नानसा युग का स्तंभ लेख। उत्तरी भारत में पौराणिक यज्ञों की जानकारी किसका? और इसके बाद में ये एक और जानकारी है, क्षत्रपों के राज्य विस्तार। क्षत्रप एक शासन करने वाला एक शासन वर्ग था, क्षत्रपों के राजस्थान में शासन का उल्लेख, सबसे प्राचीन उल्लेख यहीं पे मिलता है। राजस्थान में क्षत्रपों के शासन का उल्लेख किससे मिलता है? नानसा युग का स्तंभ लेख। और जैसे स्तंभ लेख बनाए जाते हैं, जैसे किसी दीवार पर जैसे कोई स्तंभ बना हुआ है, उसके पास में ऐसे लिखा हुआ, या तो यहीं पे मिलेगा या आपको किसी के स्तंभ के पीछे लिखा हुआ, छोटा सा अलग पट्टी में लिखा हुआ लेख। ठीक है, नानसा युग का स्तंभ लेख 168 ईस्वी का है, राजा सोम द्वारा निर्मित। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। उत्तर भारत में पौराणिक यज्ञों की जानकारी इसी के मिलती है, और राजा सोम द्वारा बनाया गया था। क्षत्रपों के शासन का है, राज्य क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख नानसा युग के स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट है बड़वा का स्तंभ लेख। कौन सा है? बड़वा का स्तंभ लेख। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जो राजस्थान के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी कंट्रोवर्सी है, कोई फैक्ट तो नहीं मिलता। बड़वा का स्तंभ लेख एक मतलब राजस्थान की बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी नाम तो लेंगे नहीं, वहां पे इसका दे रखा है, और उसके क्या कई गाइडों में 181 ईस्वी की दे रखा है, लेकिन एक तो इसी में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। और एक जगह वैसे है ये
238। अब राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में कभी भी ज्यादा से ज्यादा कोई स्तंभ लेख या इतिहास के संदर्भ में पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि या तो भाषा पूछेंगे या लिपि पूछेंगे या फिर ये कहाँ स्थित है, खींच के कहाँ स्थित है, बस इससे ज्यादा नहीं। या फिर कोई इंपोर्टेंट जानकारी देता है तो ये सन तो कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इनमें कंट्रोवर्सी रहती है। जैसे इसका कई जगह बता रखा है 181 ईस्वी और कई जगह बता रखा है 238 ईस्वी। है कहाँ पे? अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है कहाँ पे? कई जगह तो बता रखा है इसको कहाँ पे, जैसे 281 बताया उन्होंने तो है कोटा में, और जो 238 बता रहे हैं वो बता रहे हैं 12 में। वैसे 12 में, ठीक है। वैसे बड़वा कहाँ है? 12 में। बड़वा का स्तंभ लेख 181 या 238 ईस्वी का, कोटा या 12 में। ये किसका उल्लेख करता है? मोखरी वंश के शासकों का। किसके बारे में जानकारी देता है? मोखरी वंश के शासकों की। मोखरी वंश के शासकों के बारे में उल्लेख, मोखरी वंश के शासन का उल्लेख, मोखरी वंश के शासन का उल्लेख किसमें मिलता है? बड़वा के स्तंभ लेख में मोखरी वंश का शासकों का उल्लेख मिलता है। और मोखरी वंश के शासकों का सबसे प्राचीन जो जानकारी मिलती है वो यही है, एकमात्र कह सकते हैं सबसे प्राचीन जानकारी, मोखरी वंश के शासकों की सबसे प्राचीनतम जानकारी, सबसे प्राचीनतम जानकारी। और एक आरएस, शायद आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस में ही आया था, एक आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ, 4 स्तंभ व 3 लेख प्राप्त है। तो बड़वा के स्तंभ लेख में कितने स्तंभ कितने लेख थे? 4 स्तंभ 3 लेख प्राप्त है। यानी कि 4 जैसे 4 स्तंभ हो गए, 1 2 3 4। तो इनमें लेख किसी में 3 में ही प्राप्त है, 1 में लेख नहीं प्राप्त हुआ था। तो मतलब प्राप्त तो क्या, शायद खो गया था जब इतिहास के बारे में इस चीज के बारे में पता चला कि ये यहाँ प्राप्त हुआ है, तो खो गया था। उस टाइम जिन्होंने खोजा था शायद वो पता नहीं मिला है नहीं मिला, लेकिन 4 स्तंभ 3 लेख प्राप्त है। इनकी 4 यूप स्तंभ और 3 लेख प्राप्त है। कहाँ पे? बड़वा के शिलालेख में। अब नेक्स्ट तो अगला है नागदा नागधर का शिलालेख। नागदा या नागधर का शिलालेख। आपको पता है नागदा या नागधर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और एक क्वेश्चन कल्चर और आर्ट एंड कल्चर का है कि सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर भी नागदा नागधर उदयपुर में ही स्थित है। और ये कौन सी तहसील में? गिरवा तहसील में, उदयपुर की गिरवा तहसील में, उदयपुर की गिरवा तहसील में स्थित है नागदा नागधर का। राजस्थान में बहुविवाह व संयुक्त परिवार प्रथा, वह संयुक्त परिवार प्रथा की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? नागदा के स्तंभ लेख से, ठीक है। और है गंगधार, गंगधार शिलालेख। गंगधार शिलालेख 423 ईस्वी का, 423 ईस्वी का। गंगधार कहाँ है? गंगधार है झालावाड़ में, झालावाड़। झालावाड़ की कौन सी तहसील? डग तहसील में, डग तहसील में। गंगधार झालावाड़ की डग तहसील में। गंगधार शिलालेख की भाषा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। राजस्थान में सामंती व्यवस्था का, राजस्थान में सामंती व्यवस्था के बारे में, सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? गंगधारी शिलालेख से। सामंती व्यवस्था, तो नागदा का शिलालेख उदयपुर की गिरवा तहसील में। सास बहू का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, उदयपुर नागदा नागधर में ही है। बहुविवाह संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? नागदा या नागधर शिलालेख से। गंगधर का शिलालेख 423 ईस्वी का, कहाँ पे स्थित है? डग। डग कहाँ है? झालावाड़ में। गंगधार शिलालेख की भाषा संस्कृत भाषा। राजस्थान में सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख गंगधार का शिलालेख। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट भ्रमर माता या भंवर माता का शिलालेख।
भ्रमर माता या भंवर माता का शिलालेख। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन इसमें से ये कि यहीं पे क्लियर होता है, भंवर माता या भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। भंवर माता है भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, कहाँ पे? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, ठीक है। 490 ईस्वी का शिलालेख है, 490 ईस्वी का शिलालेख है। भंवर माता है भ्रमर माता का मंदिर, और कहाँ पे स्थित है? आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन क्लियर होता है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। 5वीं सदी के पास में, 5वीं सदी के आसपास की बात है। चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास का क्षेत्र के बारे में जानकारी, उसके आसपास के क्षेत्र की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। 5वीं सदी में चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। गौर वंश व ओलिवार वंश, कौन से वंश? गौर वंश व ओलिवार वंश, गौर वंश व ओलिवार वंश की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। एक तो गौर वंश, ओलिवार वंश और एक जो क्षत्रप वंश है ना, इनकी जानकारी बहुत कम जगह से प्राप्त होती है, उनमें से कुछ एक जगह से प्राप्त होती है, जिसमें से एक भ्रमर माता है या भंवर माता के मंदिर से गौर वंश व ओलिवार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों को दान देना, मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देना कल्याणकारी किस शिलालेख में बताया गया है? दान देना किस शिलालेख में बताया गया है? भंवर माता में शिलालेख में, ठीक है। तो भंवर माता है भ्रमर माता के मंदिर की जो शिलालेख है कहाँ पे? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी है। 5वीं सदी में चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र की जानकारी किससे प्राप्त होती है? भंवर माता के शिलालेख से, भंवर माता के मंदिर से प्राप्त शिलालेख से। गौर वंश व ओलिवार वंश की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देना बताया गया है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।